पहले बताओ नए लोग कितने हैं जो नए नए एडमिशन लिए, वो है ना बच्चे? ठीक है। बाकी पुराने वालों को तो मैं क्लासरूम में बहुत कुछ बता देता हूँ, बैठे हो तो कोई बात नहीं। ये स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने नया एडमिशन लिया है ना, क्योंकि ये पढ़ते रहते हैं पर इन्हें ये नहीं पता कैसे पढ़ना है। तो क्या आज का टॉपिक क्या है हमारा, बताओ? कैसे करें। आपको अभी तक क्या पता है कि कैसे करें? बताओ, आपका क्या नाम है? हाँ बताओ, आप पढ़ चुकी हो तो कैसे क्या तैयारी, अच्छा आपको मान लो इन्हें बताना है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो क्या बताओगे? ये सेशन इन्हीं लोगों के लिए स्पेशली था। हाँ, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए और बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और पीवाईक्यूज होने, और सबसे ये जो सबसे लास्ट में कहा वो सबसे पहले बोलो, क्या पता होना चाहिए? कि ये असल में तैयारी करने में हमें, जैसे ये ठीक ऐसे है जैसे आप घर से दिल्ली आते हैं, ठीक है, तो घर से दिल्ली आने के लिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं? जैसे मान लो घर थे, घर से आपको दिल्ली आना है और पहली बार आप दिल्ली आ रहे हैं, पहली बार आपने सोचा कि चलो दिल्ली चलते हैं, तो आप क्या देखते हैं दिल्ली आने के लिए सबसे पहली बार? अगर आप पहली बार किसी नई जगह जा रहे हैं, मान लो आप दिल्ली आके अब आपने एक प्लान बनाया कि चलो हम लोग ठंड आ गई थोड़ा सा घूम के आते हैं, लद्दाख में और अच्छी ठंड की जगह जाना चाहते हैं, तो क्या देखोगे? कोचिंग के लिए नहीं, आप लद्दाख घूमने जाना चाहते हैं, ट्रेन देखोगे। सबसे पहले ये देखोगे कि लद्दाख जाते कैसे हैं। सबसे पहले क्या देखोगे कि लद्दाख, शिमला, जहां भी मनाली घूमने जा रहे हो वो जाने की जगह है कैसे। सबसे पहले आप ट्रेन का रूट देखोगे, या फिर आप अगर हवाई जहाज से जाना चाहते हो तो फिर हवाई जहाज का रूट देखोगे, वो जाता कैसे। आप सबसे पहले वो लोकेशन देखना चाहोगे कि वो है कहाँ। ठीक है, अगर आप समझदार हैं, वो अलग बात है कि आप बस उठाया मुंह और सीधे चल दिए, नहीं। सही तरीका क्या है कि आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि किसी के लिए लद्दाख डेस्टिनेशन पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए आपके लिए दिल्ली, लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, लक्ष्य क्या है आपका? हमारा लक्ष्य यूपीएससी का सीएसई। तो इस तक पहुंचने के लिए हमारे लिए वो रास्ता क्या है जो यहां तक हमें पहुंचाएगा? वो रास्ता कोचिंग नहीं है, वो टीचर भी नहीं है, कोई नहीं है, वो क्या है? यूपीएससी का जो सिलेबस है और उसके जो एग्जाम लेने की पद्धति है वही है। क्योंकि समझना इस बात को, बहुत सही बात बता रहा हूं, बहुत गहरी बात है ये, कि मैं जो आपको पढ़ाता हूं वो अपने मन से पढ़ाता हूं या यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता हूं। जितने भी टीचर यहां पढ़ाते हैं दिल्ली में या कहीं भी, वो अपने मन से पढ़ाते हैं यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से। यूपीएससी ने एक बार सिलेबस लिख रखा है, फिर यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, डील करते हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चन को आपको बताते हैं, फिर ये भी गैस करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस पे आगे सवाल कैसे आ सकते हैं। तो जब जो काम हम कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए कि यूपीएससी का सिलेबस देख रहे हैं, तो ये काम आपको भी करना पड़ेगा कि आपको क्या समझना पड़ेगा कि वो आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है यूपीएससी, वहां तक पहुंचने के लिए इस आयोग ने, इस आयोग का पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने आपकी इस तैयारी के लिए क्या क्या तरीके आपको बताए, वो तरीके जब तक नहीं समझोगे तब तक वो लक्ष्य तक, चाहे जितनी अच्छी जगह से कोचिंग कर लो, चाहे जितने बढ़िया टीचर से पढ़ लो, जब तक खुद का होमवर्क नहीं करोगे तब तक ये तैयारी अधूरी है, ये मान लो आप। और वो होमवर्क क्या है, वो आज हम उसी पे बात करने आए हैं। बाकी हम तो रोज तो पढ़ते रहते हैं, वो अलग बात है। वो चीज क्या है वही आपको बताना है। कि हम लोग क्लास में आके बैठ गए, सब पढ़ लिए, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि सिलेबस किसे कहते हैं, क्या होता है एग्जाम, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। वो स्ट्रेटजी जो है वो, जैसे आप जब एडमिशन लेने आते हुए ना यहाँ कोचिंग में, जो काउंसलर समझाते हैं आपको, वो सही चीज होती है। बाकी उसके बाद जो क्लास क्लास लेना है वो तो फिर बात की चीजें हैं। अगर उस बात को समझोगे, उस बात को देखोगे, तभी तैयारी शुरू हो कर पाओगे सही तरीके से, नहीं तो फिर तैयारी आपकी अधूरी है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस रास्ते को ढूंढ रहे हैं कि आप अभी यहां हो, आप ये हैं, और आपको पहुंचना है इस पॉइंट पर, बी पर। तो ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या है, ये क्या तरीके, हमने यहाँ पर क्या भर लिया? हमने यहाँ पर कोचिंग, टीचर, ठीक है, और किताबें, यूट्यूब, इस सबको भर लिया है, और छोड़ किसको दिया?
इसको छोड़ दिया, पहुंचना यहीं तक है। इसके बताए रास्ते को छोड़ के हम और रास्तों में भयंकर चल रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहे हैं। कोचिंग ने जो बोल दिया सो कर लिया, टीचर ने जो बोल दिया सो कर लिया। इसको नहीं देख रहे हैं कि इसने क्या बोला है कि क्या करना है। इसने केवल आपको दो चीजें दी हैं। क्या? इस आयोग ने दो चीजें दी हैं। वो क्या दी हैं? सिलेबस और PYQ। एक तो सिलेबस दिया उसने कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और एक क्या दिया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये है आपका हिंदी में इसको पाठ्यक्रम, और ये क्या है? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, क्वेश्चन। समझ रहे हो? ये दो चीजें हैं जो ये आयोग आपको उपलब्ध कराता है। और इसके आसपास, इन्हीं दो चीजों के आसपास टीचर्स, कोचिंग, यूट्यूब, आपकी सीनियर्स, जूनियर्स, मार्केट किताबें सब इन्हीं के आसपास घूम रही हैं। और हम लोग कहाँ घूम रहे हैं? हम लोग उन बाहरी चीजों के आसपास घूम रहे हैं। टीचर, किताबें, यूट्यूब, इनके आसपास आप लोग कम हैं। समझे? इनके आसपास कम है। इसके आसपास रहो, तैयारी सही रास्ते पर, सही ट्रैक पे चलेगी। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां आना बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो। वो तो करना ही है, लेकिन ये कोई और बता दे, ठीक है, जैसे मैंने आज बता दिया, फिर आपको इसको अपने साथ हमेशा रखना है। अभी फिलहाल किसको रखना है अपने साथ? सिलेबस को। और ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली से लद्दाख घूमने के लिए निकले, और आपने रास्ता एक बार देख लिया था कि इस तरीके से जाना है, और अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया था कि यहां से, और बीच में आप भूल गए और गलती से किसी और ट्रेन में चढ़ गए, तो क्या होगा? तो क्या सही जगह पहुंचोगे? कहां पहुंचोगे? तो ये ठीक वैसे ही है कि एक बार समझा दिया आपको समझ आ गया, आपने कहा ठीक है। नहीं, इसको रोज रोज देखना पड़ेगा जब तक यहां नहीं पहुंचोगे। अगर इसको रोज रोज नहीं देखो तो किसी और ट्रेन में भी चढ़ सकते हो और कहीं और पहुंच सकते हो। कहीं और का मतलब है यहां पहुंच जाओगे, ऐसे पढ़ाओगे, कुछ कंटेंट डेवलपिंग का काम करोगे, पर यहां तक नहीं पहुंचोगे। समझे? जो ये लक्ष्य है, जो तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें इसको पकड़ना पड़ेगा। यही सही रास्ता है, यही सही ट्रैक है। समझे? बात समझ आई? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये दो चीजों की बात कर रहा हूं। किसकी? अभी आपके लिए ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हो, आपके लिए भी क्या जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। ठीक है? अच्छा, एक जो सवाल मैं अक्सर पूछता हूं कि किस चीज की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी CSE, पूरा फॉर्म क्या है इसका? यूपीएससी CSE का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और CSE का क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक? इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। और ये क्या है? नागरिक सेवा परीक्षा। ठीक? आप लोग कर रहे हो इस चीज की तैयारी, इसकी नहीं कर रहे हो। समझना इस बात को। किस चीज की तैयारी करते हैं? आप लोग करते हो ये तैयारी, ये नहीं करते हो। यूपीएससी क्या है? जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने पढ़ लिया होगा, वहां मैंने पढ़ा था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कुछ स्टेटरी बॉडीज होती हैं, कुछ संवैधानिक निकाय होते हैं और कुछ सांविधिक निकाय होते हैं। तो यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहां किया गया है? भारत के संविधान में किया गया है। तो ये एक कमीशन है। क्या है? कमीशन। एक आयोग है, एक संगठन है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस यूपीएससी का काम क्या है? एग्जाम कंडक्ट करवाना। एग्जाम किसके लिए? एग्जाम कंडक्ट करवाना किसके लिए? वो अलग अलग सर्विस किसके लिए? किसके लिए भर्ती कर रहा है? ये भर्ती करके जो देगा वो किसको देगा? यूपीएससी। समझो, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? और कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? संवैधानिक संगठन है। इस संगठन का काम है, आप देखो कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हो हम उस चीज के बारे में नहीं पता, ठीक है, और हम बस तैयारी कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। एक भेड़ जिस तरफ चलती है सब भेड़ उस तरफ चलो, चाहे घास हो या ना हो। हमें लगता है यूपीएससी और यूपीएससी तैयारी में आके भीड़ में बैठ गए। ये नहीं पता कि यूपीएससी क्या है, और ये बाद में पता चलता है जब चिड़िया खेत चुग चुकी होती है, तब जाके पता चलता है। फिर लगता है कि कोई ढंग का आदमी नहीं मिला। इसीलिए मैंने बोला, देखो आज कम है
उन्हें लग रहा है कि अरे सब तो वही बातें बताएंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी लक्ष्मीकांत सब जगह मिल जाएगी, समझना, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, ये कहानी नहीं मिलने वाली। इसको बोलते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये ही है अज्ञानता का पर्दा जो कि सिलेक्शन से हमें रोकता है, समझे। अब देखो, अब बताओ यूपीएससी क्या है, एक संगठन है, ठीक है, और ये संगठन किसके लिए काम करता है, केंद्र सरकार के लिए, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो भारत की सरकार का एक संगठन है, और इस संगठन को भारत सरकार ने काम दिया हुआ है कि आप कुछ कुछ भर्तियां करो, रिक्रूटमेंट करो हमारे लिए। और वो रिक्रूटमेंट में कौन कौन से, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसे देखना एनडीए, सीडीएस, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज के भी बहुत एग्जाम होते हैं, और हाँ सीएपीएफ, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट। मतलब यूपीएससी भारत सरकार का एक संगठन है, किसका, और भारत सरकार का, और भारत सरकार ने उसको काम दिया है, क्या काम दिया है कि आप कुछ कुछ भर्तियां हमारे लिए करो। मतलब यूपीएससी का काम है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के लिए ऑफिसर्स की भर्ती कर, ये काम है यूपीएससी का, किसका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, लोक सेवा आयोग, लोगों की सेवा के लिए एक आयोग है ये, ठीक है, लोगों की सेवा पब्लिक सर्विस के लिए कमीशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन किसका, यूनियन, संघ सरकार का, समझा। इसका ये मतलब है इस पूरी बात का, एक आयोग है, एक कमीशन है जो कि भर्ती करता है लोगों की सेवाओं के लिए, लेकिन वो भर्ती किसके लिए होगा, संघ सरकार के लिए, समझे। तो यूपीएससी एक आयोग है जो कि लोक सेवा के लिए अधिकारियों की भर्ती करता है, और ये भर्ती होती है किसके लिए, आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे तो किसके अंडर काम करोगे, केंद्र सरकार, भारत सरकार। भारत में दो तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये भर्ती करेगा किसके लिए, ऐसे ही हर राज्य में क्या होता है, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये भी कमीशन है किसके लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, लेकिन भर्ती किसके लिए करेगा, ये हर राज्य का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप लोग जो है यहां फोकस कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी क्या एक एग्जामिनेशन है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप इसकी तैयारी कर रहे हो, समझे। अब कुछ लोग होंगे जो यूपीएससी के एनडीए के लिए तैयारी कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो सीडीएस के लिए कर रहे होंगे, कुछ लोग मेडिकल के लिए, कुछ लोग सीएपीएफ के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी कराता है। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, आप करते हैं यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जिसका नाम है नागरिक सेवा परीक्षा। आप लोग इसमें सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका काम रहेगा लोगों की सेवा का, समझे। पहली बात तो ये है, इसको सुधार लो इस पूरी बात को, कि आप तैयारी कर रहे हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जिसका नाम है नागरिक सेवा परीक्षा। आप देखना कि जब इसका नोटिफिकेशन आता है, अभी आ जाएगा फरवरी में, 2024 के लिए फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कितनी वैकेंसी है, फॉर्म भरो, तो उस पर लिखा रहेगा यूपीएससी सीएसई 2024 प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट, वो खुद लिखता है। और अगर एनडीए के लिए लिखेगा तो क्या लिखेगा, यूपीएससी एनडीए 2024 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आउट। जो परीक्षा लेगा उसके बारे में नाम लिख देगा, ठीक है। तो हमें क्या सर्च कर, जैसे यूपीएससी की वेबसाइट पे जब जाओगे, वेबसाइट देखी है कभी यूपीएससी की, नहीं देखी है तो देखो, जाके आज खोलना, डालना upsc.org.in, उसमें यूपीएससी की वेबसाइट आ जाएगी, पूरी वेबसाइट, उसमें कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं यूपीएससी की, सीएससी के कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं, ऐसे जाके देखते रहा करो ताकि आदत हो जाएगी, बाद में कभी लिस्ट में नाम आएगा तो वहीं से जाके देखना पड़ेगा, समझे। लेकिन उसमें अभी क्या है, समय है नहीं, कुछ किसी का भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये बात समझ आई। आप लोग किस चीज की तैयारी करो, बोलो। ठीक, ये है यूपीएससी सीएसई। अब बताओ कि इस हम लोगों ने ये पता कर लिया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जामिनेशन है जिसका नाम है नागरिक सेवा परीक्षा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, सीएसई की तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोगों में से किसी को 2024 में देना होगा, किसी को 2025 में देना है, किसी को 2026 में देना है, तो ऐसे आपको देना है। अब जिसको जिस साल देना है, तो ये जो परीक्षा है कौन सी, सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये कितने स्टेज में होता है, ये समझो। सबसे पहले कितने स्टेजेस में होता है, कितने चरणों में होता है, बोलो कितने चरणों में। ठीक बात, ये होता है 3 चरणों में। कौन कौन से चरणों में, जिन्हें नहीं पता है वो लिख लें।
कौन कौन से चरणों में होता है? सबसे पहले प्रीलिम्स, इसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। दूसरी बात ये है आपका मेंस, मुख्य परीक्षा। और फिर क्या होगा? फिर होगा, इसको बोलते हैं क्या? साक्षात्कार। समझे? ये 3 चरणों में परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। पहले पीटी देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा और फिर साक्षात्कार देना। तो जो प्रीलिम्स हमारा एग्जाम होता है, ये जो एग्जाम होता है इसका नेचर कैसा होता है? राइट, इसका होता है MCQ, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं हमें। कैसे? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का क्या मतलब है? मान लो ये क्वेश्चन है और इसके ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे और ये 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। विकल्प होते हैं बहुत सारे, MCQ इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अच्छा देखना, इसको आप लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव होता है ये ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? जैसे प्रीलिम्स का नेचर ऑब्जेक्टिव होता है, प्रीलिम्स परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें ऑप्शन रहता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखना, क्या पीटी का मान लो एक सवाल है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका। तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये इसका उत्तर सबके लिए एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। समझे? क्या बोलते हैं इसको? पीटी के सवालों का आंसर सबके लिए एक जैसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं हो सकता कि इनके लिए प्रधानमंत्री होगा, उनके लिए न्यायपालिका होगा, इनके लिए राष्ट्रपति, ऐसे नहीं। सबके लिए उत्तर फिक्स्ड उत्तर है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो बात सबके लिए एक जैसी, जैसे H2O का मिला के पानी बनना, ये सब बात सबके लिए एक जैसी, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी पीटी के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनका नेचर ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए आंसर, और अगर आपने अपने मन से आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग में आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है, अब देखना मेंस के सब्जेक्ट में कैसा लिखना पड़ता है? डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। और इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। इसको सब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? सबके लिए अलग अलग। जैसे मान लो इसमें प्रश्न लिखने आया कि भारत की आर्थिक समृद्धि हो रही है लेकिन आर्थिक समृद्धि रोजगार को नहीं बढ़ावा दे रही है। किसी को लग सकता है कि ऐसा आर्थिक कारणों से है, किसी को लग सकता है ऐसा सामाजिक कारणों से, किसी को लग सकता है ऐसा राजनीतिक कारणों से, किसी को लग सकता है कि ऐसा सभी कारणों से है। ठीक है, तो किसी की बात गलत तो नहीं हुई, बस आपको अपनी बात के लिए आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं मेंस आंसर राइटिंग। मतलब मेंस का क्वेश्चन का आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। समझे बात? और पीटी के आंसर का क्वेश्चन सबके लिए, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं और इसलिए इसे सब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यही होता है कि आपको लिखना है, तो लिखने के लिए मन से भी तो लिखा जा सकता है किसी बात को, ये मतलब होता है। इसलिए वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं। और ये क्वेश्चन कैसे हैं? एक ही क्वेश्चन, अच्छा बताना, पीटी का एक ही क्वेश्चन सबका आंसर एक जैसा होगा? क्लियर? मेंस का एक क्वेश्चन सबके लिए आंसर एक जैसा होगा? भूमिका अलग लिखेगा आदमी, इंट्रोडक्शन अलग लिखेगा, मेन बॉडी भी अलग लिख सकता और कंक्लूजन भी। सोचो सब ने मेंस का आंसर एक जैसा लिखा, सोचो ऐसा हो सकता है कभी? क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी है। इस परीक्षा में, इस चरण में आयोग आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप क्या सोचते हैं। समझे बात? तभी तो उसने ये नेचर रखा। अगर उसे सबकी तरह ही आपको सोचवाना होता तो फिर यहां भी ऐसे नेचर रख देता वो। नहीं, वो चाहते हैं कि आप अपने तरफ से कुछ कुछ बातें बनाओ, रटी हुई बातें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझो, कंसेप्ट बिल्ड करो, एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बेसिस पर अपने आंसर को फॉर्मेट करो। इसलिए बहुत बच्चे कहते हैं सर मॉडल आंसर लिखवा दो, मैं मना करता हूं।
क्योंकि मॉडल आंसर का मतलब सबका आंसर एक जैसा हो गया, फिर वो सब्जेक्टिविटी कहां बची। कंटेंट दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, आंसर खुद से लिख के लाओ। इसलिए कहा जाता है आंसर प्रैक्टिस। आपसे बोलते हैं ना आंसर प्रैक्टिस करो, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें मजा आ रहा है ये बात कहने में कि आंसर की प्रैक्टिस करो। हमें पता है कि उसका सामना आपको करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि इस पूरे एग्जाम को समझा है कि एग्जाम चाहता क्या है। यहां वो चाहता है कि सब एक जैसा आंसर करो। तो दूसरे चरण में क्या चाहता है, तभी तो उसने ये वाला आपसे ऐसा करवाया है, नहीं तो वो फिर अगर नहीं चाहता ये बात तो हम लोग कहते हैं रट जाओ रट जाओ रटना तो है, कुछ कुछ चीजें तो याद रखनी है, लेकिन आंसर राइटिंग की स्किल भी तो इंप्रूव करनी पड़ेगी। सबके इंट्रोडक्शन सोचो एक जैसे हो तो फिर वो सब्जेक्टिविटी हुआ या फिर ऑब्जेक्टिविटी हुई, नहीं। लेकिन उन्हें इस स्तर पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए। नंबर उसी को मिलते हैं मेंस में जो सबके मुकाबले कुछ अलग लिखता है। जैसे मान लो मैं एग्जामिनर हूं, मैं एक कॉपी चेक कर रहा हूं और भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकारों पर एक कॉपी चेक कर रहा हूं, और मूल अधिकारों पर कोई एक सवाल था और सब लोग लिख रहे हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सबकी कॉपी में ऐसे लिख लिख के आ रहा है तो मैं नंबर औसत देता चला जाऊं। एक कॉपी मिली जिसमें बताया कि अधिकारों को का अर्थ ये होता है, हमारे संविधान के भाग 3 में यहां ये लिखा है, तो कुछ अलग आंसर हुआ। पहले उसने अधिकार बताए, फिर मूल अधिकार बताए, अलग बात हुई। उसको नंबर, वही टाइप के लोग सिलेक्ट होते हैं जो उस बात को समझ जाते हैं कि अगर मेंस वो लिखवा रहा है तो क्यों लिखवा रहा है। हम मेंस लिखने की बात करते हैं लेकिन कभी ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि मेंस जो लिखवाया जा रहा है यूपीएससी द्वारा, वो क्यों लिखवाने की कोशिश उसने करी। क्योंकि वो चाहता है कि यहां पर आप दूसरों से अलग लिखो। कहां से लिखो, थोड़ा सा ऊपर वाले माले से, जो सबसे ऊपर है ना, ये इसको चलाओ, थोड़ा सा इसको दिमाग में लगाओ, यूज करो इसको। तो ये सब्जेक्टिव है नेचर इसका, और इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, समझे। और देखो ये क्या है, साक्षात्कार। अच्छा, साक्षात्कार किसका होता है। आत्म साक्षात्कार भी सुना होगा। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने बारे में जानो। एक साक्षात्कार होता है जो कि दूसरा लेता है आपका, वो आपके बारे में जानना चाहता है। साक्षात्कार में हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं और उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। साक्षात्कार में हम व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। साक्षात्कार ठीक वैसे ही है जैसे लड़का और लड़की देखने जाते हैं। जब लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं तो वो क्या लेते हैं, उसका एक तरह का इंटरव्यू होता है। मतलब लड़की से सवाल पूछेंगे, जैसे मेरे एक जानने वाले हैं तो उन्होंने कहा, लड़की है वो, तो उसने कहा कि मुझे इस बात से नफरत आती है कि बेकार के सवाल पूछते हैं, खाना बनाना आता है, तो मैंने कहा वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि वो ये पूछना जानना चाह रहे हैं कि आता है कि नहीं आता है। ये तो बेसिक सी बात है कि आता ही होगा, वो इसलिए जानना चाह रहे हैं कि हगलाती तो नहीं हो, ठीक। इसीलिए बुलवाते हैं। किस लिए बुलवाते हैं, ये वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि कितनी बात को स्पष्टता से रख पा रही हो या रख पा रहे हो। अब मान लो जो शादी के, मान लो कोई मुझे ही देखने आया, लड़की वाले आए, तो क्या वो पहले सर्च करके नहीं आए होंगे, कोई लेके आया होगा तो बताया तो होगा कि ये पढ़े हैं इतने फिर भी वो आके पूछेगा क्या पढ़ाई की है आपने। अब मैं कहूँ कि ये तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन ये भी बात सही है कि वो इसलिए पूछ रहा है, बस वो ये जानना चाहता है कि कैसे बोलते हो, इरिटेट तो जल्दी नहीं हो जाते हो, बातों का सवाल ठीक से दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, हंसते हो तो दांत कैसे दिखते हैं, यही को तो देखना कहते हैं, यही से देखना कहते हैं। बात करते हो तो शकल कैसी लगती है, क्योंकि वो अपना लड़का और लड़की सौंपने वाला है, तो यही मतलब होता है। वो फिर सब जानता है आपके बारे में, फिर भी पूछेगा अच्छा कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने, कैसे पढ़ाई करी, अच्छा ठीक है, तो खाने में क्या पसंद है। वो 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट आपसे बात करके क्या जानना चाह रहा है, उसे सब पता है, वो फिर भी आपसे बात करेगा। इसी का मतलब क्या है, ये साक्षात्कार ठीक ऐसे ही है जैसे कि ये हम लोग जो देखने वेखने जाते हैं, वैसे ही वहां 4-5 आदमी बैठा रहेगा और फिर वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानेगा, आपको इरिटेट करेगा सवाल पूछ पूछ के। उसे पता है कि इतना पास करके आए हो तो ज्ञान का भंडार तो है ही आपके पास, लेकिन उसे चाहिए पेशेंस। उसे क्या चाहिए, इंटरव्यू। व्यू का मतलब होता है देखना, व्यू का मतलब क्या होता है, और इंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। वो कहां प्रवेश, आपके दिमाग और आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश करके आपको देखना चाहता है कि आप क्या हैं। आप इरिटेट तो नहीं जल्दी हो जाते हैं, घबरा तो जल्दी नहीं जाते हैं, 4 सवाल पूछने पे पसीना आ गया, ठीक है। जैसे मान लो लड़की लड़के वाले आते हैं ना, 4 सवाल पूछने पे घबरा जाता है आदमी, क्यों ही घबराना, पहले से पता होना चाहिए कि सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर का मतलब होता है
वो आदमी जो साक्षात्कार ले रहा है वो आपके मना और मस्तिष्क में, आपके दिमाग में घुस के आपको जांचना चाहता है कि आप क्या हैं, कितने धैर्यवान पेशेंस आदमी वाले आदमी हैं आप। ऐसा तो नहीं है कि बस आप उनके सवालों से ही बोर हो गए, ठीक है, आपसे एक टफ सवाल पूछ पूछ लिया तो पसीना आ गया, और अगला आसान सवाल पूछा तो आप खुश हो गए। चाहे सवाल टफ हो चाहे आसान हो, कैसे रहना है, कूल रहना है। यही तो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी। मैं पहले भी कई बार बोला कि पर्सनालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप दिखते कैसे हैं। पर्सनालिटी का मतलब है कि आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, इसे कहते हैं व्यक्तित्व। बुरे, मैंने कहा बुरे से दिखने वाले लोग भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बड़े सुंदर सलमान खान टाइप के लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। इंटरव्यू में नंबर इस चीज का मिलता ही नहीं है कि आप दिख कैसे रहे, इंटरव्यू में नंबर इस चीज का मिलता है कि आप कैसा व्यवहार बैठ के वहां कर रहे हैं। तो जो आपसे लड़का लड़की वाले बात करने आते हैं वो देख के तो एक बार में ही समझ जाएगा आदमी, फिर भी वो आपसे बात करना चाहता है, आपकी स्पीच बोलने की। तो साक्षात्कार का मतलब ये है, अंतिम जो चरण है आपका, इसमें वो क्या देखना चाहता है, आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को देखना चाहता है, ना कि आपके ज्ञान को, नॉलेज को, समझे। और ज्ञानवान व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, कूल रहता है, गुस्सा जल्दी नहीं करता। अगर आप कूल हैं, शांत हैं, घबरा नहीं रहे हैं, हकला नहीं रहे हैं, अटक नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे अधिकारी बन सकते। मान लो एक ऐसा अधिकारी जिसमें थोड़ी सी परेशानी आती है वो पसीना छोड़ने लगा, तो क्या ही अधिकारी होगा वो। अधिकारी कैसा होना चाहिए, वो लगे कि वो अधिकारी, लगने का मतलब दिखे नहीं, अंदर से उसकी पर्सनालिटी हो कि वो अधिकारी है। अब मान लो कहीं दंगा हो गया, 2-4 लोग मरे पड़े हैं, आप रोना शुरू कर दे रहे हैं देख के। मान लो कहीं भूकंप आ गया, मान लो आपके जिले में भूकंप आ गया, और कहीं चलो भूकंप नहीं आया, ट्रक का और बस का एक्सीडेंट हो गया और 8-10 लोग उसमें मर गए, और किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, आप देखने का और रोना शुरू कर दिया, सोचो कैसा लगेगा, डीएम रो रहा है। तो कम से कम उसमें इतना धैर्य होना चाहिए कि वहां तो ना रोए, और आंसू आ भी रहे हैं तो उसको छुपा के घर में आके आराम से रो ले कि इतने लोग मरे। तो जो डीएम साहब ही रोना शुरू करते तो आसपास की जनता कहेगी कि क्या ही अधिकारी है ये। तो उस टाइप का आदमी चाहिए उन्हें, यही देखते हैं। ऐसा नहीं कि 2 कठिन सवाल पूछे और आपके आंसू बहने लगे वहीं बैठ के आए हुए, वो कहेंगे अभी इस लायक नहीं है कि हम आपको जिला दें। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, अगर आपको रोना भी आ रहा है, तो भी कंट्रोल करो उस चीज को। तो ये प्रक्रिया में यहाँ वो ये देखना चाहते हैं आपसे, आपके अंदर घुस के वो आपको जांचना चाहते हैं कि आप क्या है। और कहते हैं कि जिसका इंटरव्यू ज्यादा देर चलता है वो ज्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है आपसे बात करके। और मजा कब आता है? जब आप अच्छे लग रहे हैं। जैसे किसी का इंटरव्यू 20-20, 25-25 मिनट चल जाता है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है आपके लिए। क्योंकि हम बात बंद किससे करते हैं जल्दी? जिसके साथ मजा। बात किससे ज्यादा करते हैं? जिसके साथ मजा। अगर वो आपसे इंटरव्यू में ज्यादा बात करें, इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि आप में वो पर्सनालिटी है कि आपको अधिकारी बना सकते हैं। अगर वही आपसे इरिटेट हो रहे हैं तो फिर तो ये पर्सनालिटी ग्रो करनी पड़ेगी, व्यक्तित्व। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या दिख रहे हो, इसका मतलब है कि आप व्यवहार कैसा, जल्दी गुस्सा नहीं करना है, जल्दी कूल रहना है। इतने बड़े सिलेबस को जब पढ़ के जाओगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पहले चरण में वो क्या जांचना चाहते हैं? आपका रट्टाफिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है रट्टाफिकेशन, सबने एक जैसा रटा होगा तो सही हो जाएगा। तो पीटी का मतलब क्या है? सच में पीटी का मतलब है रट्टाफिकेशन। जितना रटो उतना अच्छा, क्योंकि क्लियर है ऑब्जेक्टिविटी। यहां क्या जांचना चाहते हैं? आपकी स्किल, आप लोगों से कैसे अलग सोचते हो। और यहां जांचना चाहते हैं कि आप क्या व्यवहार करते हो। हाँ। हाँ। प्रोफेसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन है, वो लोग बैठते हैं, 5-7 लोग बैठते हैं। प्रोफेसर होगा उसमें, एक साइकोलॉजी वाला प्रोफेसर होगा जो ये देख रहा है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। घबरा, हर आदमी को तो नहीं समझ आता है ना घबरा रहा है, वो एक्सपर्ट बुलाते हैं। हर बोर्ड में एक साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, वो आपके व्यवहार को देखता है। साइकोलॉजी वाले कैसे देखते हैं? अगर जब हम घबराते हैं तो पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, हाथ हिलाना, वो सब मूवमेंट पे ध्यान रखता है, उसी हिसाब से नंबर देता है वो। कि टफ सवाल आते ही घबरा गया ये, और आसान सवाल आते अंदर से उत्साहित हो गए, तो ना तो बहुत उत्साहित होना है और ना बहुत घबराना है, कूल रहना है, शांत एकदम से। होता है ना कि अभी यहाँ बैठते हैं आप लोग, जल्दी जो सवाल आए तो सबसे पहले हाथ उठा दोगे, जब नहीं सवाल आए तो इधर उधर भागते हो, छुपते हो कि सर कहीं पूछ ना ले। तो क्या फर्क पड़ता है, सवाल आ गया नहीं आ गया तो भी सीखते रहना है। तो उस टाइप से उसमें सब टाइप के लोग बैठाए जाते हैं पूरे बोर्ड मेंबर में। यूपीएससी का आदमी होगा, उसमें एक आध प्रोफेसर होगा, उसमें एक आध आईएएस होगा, आईपीएस होगा, ठीक है, वो पूछेंगे। और इंटरव्यू होता है आपके बारे में, तो इसमें एक डेफ भरना पड़ता है।
डेप्थ एनालिसिस फॉर्म जो होता है, उसमें आप अपनी हॉबीज के बारे में लिखते हो, आप अपने बारे में लिखते हो, अपने घर के बारे में लिखते हो, अपने परिवार के बारे में लिखते हो, उन सबसे पूछता है आपकी हॉबी क्या है। तो आप कहोगे, मान लो कि जैसे कोई मुझसे पूछे कि जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी हॉबी है शायरी पढ़ना, जैसे मुझे बहुत पसंद है उर्दू शायरी पढ़ना। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ, तो उन्होंने कहा पढ़ना या लिखना भी, तो मैंने कहा दोनों। तो उन्होंने कहा आप लिखती भी हैं, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा अपनी लिखी हुई कुछ सुनाओ शायरी। और उन्होंने कहा कि रिसेंटली कौन सी किताब पढ़ के आए हो उर्दू की। मैंने तो महीनों से नहीं पढ़ी थी, तो मैंने एक पुरानी किताब का उनसे कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी रिसेंटली। तो उन्होंने कहा उस किताब में से कुछ सुनाओ। अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते उन्हें, एक कहीं और का उठा के लाइन और उस किताब में बता दो कि इसमें लिखी है, पता चले कि वहां वो बैठा हो और सच में वहां एक आदमी था जो जान रहा था उर्दू शायरी को बड़े अच्छे तरीके से, बोर्ड मेंबर मुस्लिम थे, उर्दू अच्छी जान रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके प्रोनाउंस में उर्दू में प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैंने कि उर्दू मैंने कम पढ़ी है। तो फिर बोले उर्दू शायरी पढ़ते कैसे हो, फिर घुमा दिया फिर वहीं। तो मैंने कहा मैं उर्दू शायरी हिंदी में पढ़ता हूँ। बोले तो ये क्यों कह रहे हो कि उर्दू शायरी पढ़ना पसंद है, वहीं से गोल गोल घुमाना, टकरा गया मामला उतने में। तो मैंने कहा मैं उर्दू शायरी हिंदी में पढ़ता हूँ। बोले उर्दू बिल्कुल नहीं आती। मैंने आती है, चेहरे की बनावट से समझ आ गया कि एक झूठ बोलने पे कितना छुपाओगे। आपको ये कहना चाहिए था कि मुझे कविताएं, उर्दू, गजल सुनना पढ़ना सब पसंद है, तो बात मैनेज हो भी जाती। आपने कहा उर्दू कब गजलें पढ़ना पसंद है, इसका मतलब आप उर्दू में पढ़ते हो। आती है उर्दू, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती है कि वो पूरे तरीके से बेहतरीन उर्दू को पढ़ा जाए, ठीक है। तो वहां पकड़ लेते हैं वो। आप झूठ नहीं बोल सकते उनसे, वहां ऐसे लोग बैठे हैं, समझ रहे हैं वो उस बात को कि आप क्या सही बोल रहे हैं और क्या गलत बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं, अब इस शायरी का जो पढ़ते हो इसका क्या आपका उपयोग होगा आपके सिविल सर्वेंट बनने पर। मान लो हम आपको सिविल सर्वेंट बना दें और आपकी जो हॉबी है, ये हॉबी कैसे आपके जॉब में आपको लाभ पहुंचाएगी, ये भी बात सही है। कैसे लाभ पहुंचाएगी जो हॉबी है। हॉबी का मतलब केवल हॉबी नहीं, हॉबी किसे कहते हैं, हॉबी किसे कहते हैं बताओ। खाली बैठे हुए समय में जब आप कुछ करते हैं वो क्या है, वो आपका आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो उन्होंने कहा कि ये शायरी जो है वो आपके जॉब में कैसे फायदा पहुंचाएगी। अब इसका जब जवाब हर चीज का होना चाहिए, तो तैयार करके जाते हैं, जब जाते हैं तो इन सब चीजों को तो यहाँ मॉक इंटरव्यू दोगे तो वो लोग बताएंगे कि कैसे कैसे। तो बिल्कुल है, शायरी मोटिवेशनल भी हो सकती है। मोटिवेशनल जिस आप दूसरे को बोल सकते हो, अपने में भी मोटिवेशन ले सकते हो। शायरी, गजलें, कविताओं की एक लाइन का अपना अपना बड़ा महत्व होता है, तो फिलॉसफी भी है उसमें। तो कुछ ना कुछ तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ये सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। मतलब 3 चरण है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ क्या पूछ रहे हैं सब्जेक्टिविटी, और यहाँ आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या है उस बारे में समझना और जानना चाहते हैं, ठीक है। अब देखना कि ये जो पीटी है इसमें कितने पेपर होते हैं, राइट। पेपर 1 एंड पेपर 1 का नाम क्या है, जर्नल स्टडीज, जैसे बोलते हैं जीएस। इसका क्या नाम है, सी सेट। सी सेट क्या है, इसका नाम तो जर्नल स्टडीज हो गया, सामान्य अध्ययन। इसका फुल फॉर्म क्या है सी सेट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें वो आपका एप्टीट्यूड जानना चाहते हैं। आपकी एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, आप सोच क्या रहे हैं। देखना जीएस में क्या क्या पूछते हैं आपसे, बोलो बताओ थोड़ा सा। जीएस में हिस्ट्री पूछते हैं, ज्योग्राफी पूछते हैं, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में तो बहुत सारी चीजें, इन सब के क्वेश्चंस यहां आते हैं। क्वेश्चंस कितने होते हैं 100, मार्क्स कितना होता है 200। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और 200 नंबर का पेपर रहेगा। और पेपर कैसे रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। समझे बात, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। आपको चॉइस बहुत होती है लेकिन उसमें से एक कोई टिक करना पड़ता है। और देखना कि इसमें से जीएस में और 100 में से कितने कर दो तो आजकल पीटी हो जाता है, 45 कर दो 100 में से तो प्रीलिम्स क्वालिफाई आप माने जाते हैं। 100 में से केवल 45 पे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है यहाँ पे। अब ये क्या है सी सेट, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं 80 और मार्क्स है 200। 80 क्वेश्चंस 200 नंबर के, तो एक क्वेश्चन 1 पॉइंट कुछ कुछ मार्क्स का आपका हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखना
ये 80 क्वेश्चन जो है इसमें से आपको कितने परसेंट करना है? 33% ये क्वालिफाइंग है आपका। क्या है? समझ रहा? केवल क्वालिफाई करना है इस पेपर में आपको, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे मेरिट बनने में। अगर आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर दिए? 27 क्वेश्चन कर दिए, या आप 200 में से कितने मार्क्स ले आए? 66 मार्क्स ले आए और 27 क्वेश्चन कर दिए, तो आप इस पेपर में पास हो गए। फिर जो आप सिलेक्ट होंगे वो किस बेस पे होंगे? मेरिट किस बेस पे बनती है? सी सेट के क्वेश्चन के मार्क्स प्रीलिम्स की मेरिट में नहीं जुड़ते। सी सेट केवल क्वालिफाइंग। अगर मान लो यहां कट ऑफ गई है 45 क्वेश्चन और आपकी काट पीट के कितने क्वेश्चन सही हैं, और यहां आपके 25 क्वेश्चन सही हुए, तो आप पीटी में फेल हो गए। समझे? पहले पास कहां होना है? इधर पहला। उसके बाद अगर इसमें जितना कट ऑफ जा रही है उतने नंबर आ रहे हैं तो आप पीटी पास माने जाएंगे। ठीक है? जैसे एक बार एक लोग का नंबर था जीएस में, कट ऑफ गई थी उनकी 48 क्वेश्चन, उस बार 48 क्वेश्चन 100 में से जिसके सही थे वो पीटी क्वालिफाई था। उनके क्वेश्चन सही थे 54 काट पीट के। कितने कितने नंबर क्वेश्चन ज्यादा? 5-6 क्वेश्चन ज्यादा। यहां केवल उनके 25 क्वेश्चन सही हुए थे, तो वो लोग पास हो पाए पीटी के? नहीं। बाद में बोले कि मैंने जीएस पे मेहनत करी और सी सेट पे नहीं करी। तो मेहनत ही किस काम की जब आप पीटी ही क्वालिफाई नहीं? तो मेहनत करनी है तो दोनों जगह मेहनत करनी। एक जगह मेहनत, आप लोग केवल जीएस पढ़ रहे हैं, सी सेट की क्लास चल रही है, तुरंत आके बैठो। चलती है ना अपने यहाँ सी सेट की क्लास, अभी से बैठो। क्योंकि बिना सी सेट के अगर आपने जीएस बहुत अच्छी पकड़ भी बना ली, और अगर मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रहा है, रीजनिंग आपको नहीं आ रहा है, कॉम्प्रीहेंशन आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आपका पीटी क्वालिफाई नहीं। और जो 2025 में देना है वो तो सी सेट पे अभी से काम शुरू कर दें, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ यूपीएससी बना रही है। 26 में जिसे देना है वो अलग बात है, जिसे 24 में देना है ये उनके लिए बातें नहीं है। उनका तो सी सेट तैयार होना चाहिए, 5 महीना तो बचा है अब। 24 वालों के लिए सब कहानी नहीं है। ठीक है? ये तो 25-26 वालों के लिए। तो मतलब पहले पेपर में पहले तैयार कैसे करो, क्योंकि पहले पास होना कहां जरूरी है। हाँ, तभी ये वाली मेहनत काम आएगी। ठीक है? तो ये वाली क्लास जब चले तो बिल्कुल मत भागोगे मैथमेटिक्स कौन पढ़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, समझ आता हो या फिर। और अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, रीजनिंग नहीं पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़नी है, तो फिर तैयारी के घर चले जाओ। क्योंकि इसको पढ़ने से पीटी क्वालिफाई तो नहीं होगे ना, मैथमेटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो फीस वापस तो नहीं होगी, अगर जमा कर दी है तो ऐसे छोड़ के चले जाओ। लेकिन छोड़ के जाना, क्या करना पड़ेगा? क्लास चलती है, आके बैठो। क्योंकि अगर पीटी में पास होना है तो पहले कहां? सी सेट पहले देखेगा वो, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। इधर आप पूरे 100 में से 100 भी सही कर दो तो भी कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। आप बहुत बुद्धिमान है, पर उसे बुद्धिमान आदमी नहीं चाहिए। उसे क्या कैसा आदमी चाहिए? जो स्ट्रेटजी पे काम करता हो, जो रणनीति पे काम करता हो। 27 क्वेश्चन इधर, 50 क्वेश्चन काट पीट के उधर, बात खत्म। उससे ज्यादा नहीं। कैसे करना है वो क्वेश्चन पेपर देखोगे, चीजों को समझोगे, कितने क्वेश्चन आते नहीं आते हैं, बस उस हिसाब से हमारा मामला सेट हो जाएगा। समझे? हम्म। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इधर, आपको कितने सही करने हैं, और आपने इधर मान लो 35 काट पीट के सही कर दिए, 40 काट पीट के सही कर दिए, तो ये वाले मार्क्स इधर बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। आप ये मत सोचना। हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ऐसे तो ये वाले इधर जोड़ सकते थे, नहीं, अलग अलग है सब कुछ। उधर अलग है और ये अलग है। पहले यहां पास होगे तब वहां पास माने जाओगे, सीधा सा नियम है उनका। अगर आप इसमें पास नहीं है तो उधर पास आप नहीं माने। तो पहले ये करो। इसमें क्या क्या आता है देखो, मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, और कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे देंगे आपको, उसमें से आपको आंसर छांटना पड़ता है। तो 80 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के होते हैं, और लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं है। इतनी बात समझ आई? तो ये कैसा था पूरा नेचर हमारा? ऑब्जेक्टिव था। और ये कैसा है?
अब जब इसमें पास करोगे तो फिर ये देने का मौका मिलेगा। क्या देने का मौका मिलेगा? मेंस। और ये है सबसे महत्वपूर्ण, मेंस। मेंस का मतलब है मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा कैसे होती है? लिखित होती है। देखना, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? टोटल पेपर 9 होते हैं। कितने पेपर? 9 पेपर होंगे। पहले होगा कंपलसरी पेपर, ठीक है, अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा आपका। और ये कितने होंगे? हिंदी और इंग्लिश। ये कैसे होंगे? क्वालिफाइंग। ये भी आपको केवल पास करना है, ठीक। उसके बाद जीएस होगा आपका, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी कितने पेपर? 1 2 3 4। और ये कितने कितने नंबर के? 250 मार्क्स। 250 250 और 250। ये क्या है? मार्क्स। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 20। इधर भी क्वेश्चन कितने? 20। इधर भी क्वेश्चन कितने? इधर भी क्वेश्चन कितने? 20। फिर आपका आ जाएगा क्या? ऑप्शनल। इसमें कितने पेपर रहेंगे? पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑप्शनल टोटल कितने मार्क्स का? 500। तो 250 का ये हो जाएगा और 250 का, तो ये कितने मार्क्स का हो गया? जीएस टोटल 1000। ये कितने मार्क्स का हो गया? और इधर रहेगा आपका ऐसे। ऐसे कितने मार्क्स का होता है? 250। ऐसे कितने लिखने होते हैं? ऐसे का पेपर एक ही होता है। पेपर में 2 खंड में डिवाइड होता है पेपर। पेपर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहां से चार ऐसे रहेंगे और यहां भी कितने? कोई एक ऐसे लिखना है। तो 125 नंबर का ये होगा और 125 नंबर का ये होगा। 2 ऐसे लिखने हैं, 125 नंबर के। समझे बात? अब देखो, एक पेपर ऐसे का पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल पेपर 9 है। और ये पेपर कौन से पेपर है? सब लिखने वाले पेपर है। हाँ, निबंध, इसका मतलब है निबंध। ये सब कैसे पेपर हैं? सब लिखने वाले। यहां कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, समझे? और ये लिखोगे। अब देखना, ये सब अलग चीजें हैं और इसकी हालत ठीक ऐसी है जैसी कि वहां किसकी थी? सी सेट की। इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा। अगर इन 2 पेपर में आप पास नहीं हुए तो इनमें जितना भी अच्छा करो करो, लेकिन नंबर आप पास मेंस नहीं माने जाओगे। समझे? हाँ, सीधा सा है उनका नियम। हर जगह क्वालिफाइंग उन्होंने रखी हैं चीजें, उनमें क्वालिफाई करोगे तभी क्वालिफाई माने जाओगे। इसमें भी आपको 33% लाना है, ठीक है। आसान सा होता है। इंग्लिश में ग्रामर आती है, 10वीं 10th क्लास तक की ग्रामर पढ़ी होगी ना आपने। एक्टिव पैसिव है, ठीक है, विलोम शब्द दिलोम शब्द वो सब पढ़े होंगे। ठीक, हिंदी भी ऐसी ही आती है। अब जैसे मान लो कि ये आप महाराष्ट्र के हैं, तो आप इंग्लिश रख सकते हो और उसके साथ मराठी भाषा रख सकते हो हिंदी की जगह। जैसे किसी किसी लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो अपनी रीजनल लैंग्वेज रख सकते हैं वो, जो कि कहाँ दी गई है? 8th शेड्यूल में दी गई, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। उसमें से कुछ भी रख सकते हैं हिंदी की जगह, उसको एक चूज कर सकते हैं उस भाषा। तो ये पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे, समझे? अब देखना, 1000 500 और 250 टोटल कितना हो गया? 1750। मतलब आपसे लिखवाएंगे वो 1750 नंबर का क्या? मुख्य परीक्षा लिखवाएंगे। और इस 1750 में से कितने नंबर ला सकते हो ये आप पर डिपेंड, और सब लिखना पड़ेगा आप। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक दिन में 2। जैसे ये जीएस के 4 पेपर है ना, सुबह ये हो जाएगा 3 घंटे, फिर शाम को 3 घंटे ये होगा, सुबह ये होगा और शाम को ये होगा। ऑप्शनल के 2 पेपर है एक दिन में, ठीक है, समझे? ऐसे। हाँ, कितने घंटे लिखना पड़ेगा? 40 क्वेश्चन एक दिन में। और एक पेपर में लगभग कितने वर्ड लिखने पड़ते हैं? 2000। एक पेपर में 2000 वर्ड। और 2 पेपर लिखने हैं तो कितने हजार वर्ड लिखने हैं? 4000 वर्ड एक दिन में लिखने हैं। उसकी प्रैक्टिस अलग है वो। और एक क्वेश्चन लिखने के लिए कितना समय मिलता है? जैसे जैसे देखो, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 20। समय कितना मिल रहा है? 3 घंटा। 3 घंटा का मतलब है 180 मिनट मिल रहे हैं ना। अब 20 क्वेश्चन को डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा 9 मिनट।
और 9 मिनट में तो वो आपसे बीच में सिग्नेचर है, तो 8 मिनट मिलता है क्वेश्चन लिखने के लिए। 8 मिनट में क्वेश्चन सोचना भी है कि पढ़ना भी है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी बनाना है और वही क्वेश्चन तुरंत लिखना भी है। तो इतना आसान नहीं है इसको निकालना, इसीलिए तो यूपीएससी टफ है, क्योंकि यूपीएससी केवल पढ़ने का गेम नहीं है, ये स्ट्रेटजी का भी पूरा एक गेम है कि आंसर लिखने का आपका 8 मिनट की स्पीड है या नहीं है। अभी आंसर लिखने बैठते होगे तो 20-20, 25-25 मिनट लग जाते होंगे, अभी तो लगेंगे, लेकिन जब पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी से प्रैक्टिस दिमाग में ये बात रख के चलनी है कि आने वाला एग्जाम ऐसा होने वाला है। जब ये बात मान के चलोगे कि इतना मुश्किल है, तभी तो पढ़ाई करोगे, समझे? ये तब तो एक एक आपको 40 क्वेश्चन लिखने हैं एक दिन में, 40। यहाँ 2 क्वेश्चन लिखने में आप लोगों की जान निकलती है ना? जो मेंस लिखते हैं ना, तो कई कई लोगों के हाथ दर्द करते हैं, और सुबह का मेंस तो बड़े उत्साह से लिखता है आदमी। सोचो 20 क्वेश्चन लिखने के बाद हालत। और वहां ऐसा नहीं है कि सोने की व्यवस्था है कि गए अपना आराम से सो गए फिर जाके लिखाए, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, टैबलेट्स लेके जाते हैं लोग जिमों में सर दर्द की, मैं भी लेके गया हूँ, ठीक है। इतना पहली बार गया तो 20 क्वेश्चन लिखने के बाद सर जो है वो चकरा गया बहुत बुरे तरीके से। प्रैक्टिस तो बहुत करी थी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग होता है। दवाई की दुकान ढूंढी कि कहाँ मिलेगी, सर उससे कहा कि ऐसी दवाई दे दो बस दूर हो जाए। उसने, भैया हुआ क्या है, मैंने अभी पेपर लिख के आया हूँ। उसने कहा ये लो 1 गोली 3 दिन तक। मैंने, नहीं आज की व्यवस्था करो, 3 नींद आ गई बीच में, नहीं सो के उठे तो क्या करोगे, अभी का करो। मैंने कहा शाम तक का सर दर्द दूर हो जाए। उसने कहा ठीक है ये दवाई खा लो आप, सही हो जाओ। हाँ कंटिन्यू, हाँ समझे, लगातार लिखना है। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। और पीटी तो क्वालिफाई कर गए बस, रैंक कहां से मिलेगी, यहां से, और मेंस और इंटरव्यू के नंबर से मिलेगी। किसका? नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल जोड़ा जाएगा। हाँ वो तो टोटल में अगर आप आ गए तो आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो इसमें आपको 250 में से कम मार्क्स मिला, 50 नंबर ही आए आपके, 30 नंबर भी आए, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पेपर में फेल माने जाएंगे, नहीं, वो तो पूरा जोड़ा जाएगा। इसमें से आपको कितने मिले, और आपकी कट ऑफ में, आपकी जो कैटेगरी में कट ऑफ बन रही है उसमें आ जाएंगे तो आप पास माने। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पेपर में फेल हो गए तो नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ना। अगर आप किसी में ज्यादा ले आ रहे हैं, किसी में कम ले आ रहे हैं, तो वो एवरेज मिल जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं ऑप्शनल में, क्योंकि जीएस में तो लगभग मार्क्स उतने ही आते हैं, ऑप्शनल में ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ऑप्शनल में बहुत अच्छा कर देते हैं लोग, निबंध में बहुत अच्छा कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शनल में बहुत, जैसे ऑप्शनल 500 है, 500 में से 315 तक लोग नंबर ले आते हैं, 60% तक नंबर ले आते हैं। यहाँ 1000 में से 450 आना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है ये, अधिकतम है 1000 में से 400 नंबर ही आते हैं, 420 बस, उससे ज्यादा नहीं आते हैं जीएस में। टॉपर के नंबर बता रहा हूँ ये, ठीक है। ऑप्शनल में चूंकि मार्क्स ज्यादा देती है यूपीएससी, 60% तक देती है। अब देखो ये 50% भी मार्क्स नहीं मिल रहे हैं जीएस में, 450 नंबर उसे मिलते हैं जो टॉपर होता है, समझे। उससे ज्यादा नंबर देते ही नहीं है वो लोग, वो कहते हैं कोई लिख ही नहीं पा रहा है। ऐसा थोड़ी सीबीएसई बोर्ड है कि हिस्ट्री में भी 100 में से 100 मिल गए, कैसे मिल सकते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट में 100 में से 100, तो वो उतना ही नंबर देते हैं, ये एक मैक्सिमम है। और यहाँ ज्यादा पा सकते हैं आप ऑप्शनल, इसलिए ऑप्शनल भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि पीटी हो गया तो हम ऑप्शनल पढ़ लेंगे, पढ़ा तो लोगे लेकिन लिखोगे क्या, ठीक है। तो ये पूरी तैयारी है एक साथ, कई चीजों को आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, और इस बात को समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन कहाँ से होगा। सिलेक्शन कहाँ से होगा, जब मेंस से होगा। हर चीज का अपना इंपोर्टेंस है इस तैयारी में। पीटी में सीसेट का है, पीटी में जीएस का है, यहाँ मेंस का है, किसी चीज को छोड़ ही नहीं सकते आप। जैसे ही आपने छोड़ा वैसे ही आप भीड़ से बाहर है। तो ये कहानी जानना बहुत जरूरी है। और जो आप कहानियां जान रहे हैं, क्लास में आगे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, वो तो सभी पढ़ रहे हैं। इस पूरी तैयारी का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने जो बनाया है, असल में पहली क्लास इसी की होनी चाहिए कि है क्या ये तैयारी, समझ लो कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और कितना संघर्ष करना है। अब देखना ये आपने कर लिया ऐसा, अब ऐसे ऐसे में थोड़ा सा समय हमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। और देखो एक बात समझना कि ये कितने क्वेश्चन है एक पेपर में, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में पहले 10 क्वेश्चन होते हैं और फिर अगले 10 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर के होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर के होते हैं, 15, तो कितने हो गए, 250। और ये 20 क्वेश्चन जो है वो लगभग आपसे अगर 100 वर्ड में भी लिखवा रहा है 20 क्वेश्चन, तो 100 गुणा 20 कितना हो गया, 2000 हो गया, 200 नहीं, 2000 वर्ड। मतलब एक पेपर 2000 वर्ड में लिखवाए।
मतलब एक दिन में आपको कितने हजार वर्ड लिखने हैं? 4000, 4 पेपर लिखने हैं, 4000 शब्द लिखने की क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर हम ऐसा मान लें कि 2000 वर्ड लिखने हैं आपको कितने घंटे में? 3 घंटे में, 180 मिनट में लिखने हैं, तो लगभग 13 वर्ड और 14 वर्ड्स पर मिनट निकल के आता है। 1 मिनट में 14-15 वर्ड लिखने की क्षमता आपकी होनी चाहिए और सोचने के साथ लिखने की क्षमता होनी। कुल मिला के क्या है ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट भी है। ये असली टाइम मैनेजमेंट तो यहां समझ आएगा जब मेंस लिखने जाओगे। और जैसे ही आप एक क्वेश्चन को 8 मिनट से ज्यादा दोगे, अगले क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड टाइम है। वो कॉपी आपसे छीन लेगा, वो नहीं दया दिखाएगा वहां की नहीं नहीं चलो 1 मिनट और ले लो, 5 मिनट मेरे बेहाफ पे। जैसे घंटी बजी और कॉपी, पीटी में भी तो यही करता है, ऐसे घंटी बजी कॉपी दो जल्दी लाओ, क्यों आप पे दया करें? तो अभी से ये चीजें सोच के चलो कि पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। अभी से अपने आप को इतना मजबूत करो कि बाद में रो बैठ के रोना नहीं है। लोग तो पूरी तैयारी कर लेते, यही नहीं पता होता है सर दर्द क्या है यूपीएससी का। आए एडमिशन ले लिया, क्लास खत्म, अब आए एडमिशन ले लिया, क्लास में पढ़े, क्लास खत्म, अब क्या खत्म, ठीक है। हाँ, बुरी हालत है। घर से आए, फीस जमा करी, एडमिशन ले लिया, टीचर आया, पॉलिटी पढ़ाया, सब पढ़ाया, अब क्या करें? अब का रिवीजन करो, रिवीजन हो गया, फिर उसके बाद अरे ये कहानी तो समझो, कि ये है क्या, ये चाहता क्या है आपसे, क्या चाहता है ये चाहता है एक ऐसा आदमी जो पढ़ता भी हो, रणनीति भी बनाता हो, जिसे टाइम मैनेजमेंट भी आता हो, जो डिसिप्लिन में भी रहता हो, क्योंकि जिसने अगर 8 मिनट से 10 मिनट दिए क्वेश्चन को तो अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। एक ऐसा आदमी चाहिए उसको जो बहुत कैसा आदमी हो, ब्रिलियंट नहीं हो, बहुत समझदार आदमी, केवल पढ़ नहीं रहा है, वो उस पूरी तैयारी के क्रक्स को निकाल के उसके हिसाब से काम कर रहा है, उस टाइप का आदमी। रणनीतिकार चाहिए, क्योंकि आप अधिकारी बन गए तो आपका काम कोई नॉवेल लिखना है, कोई किताब लिखना है, आपका काम क्या है? मैनेजमेंट करना। कहां? जिले को, तहसील को, ब्लॉक को, यही काम है। तो उसे विद्वान आदमी नहीं चाहिए। हम लोग किस चक्कर में पड़ जाते हैं? विद्वान बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं, एक गेम है पूरा मैनेजमेंट का, क्योंकि आप वहां उसको प्रोफेसर टाइप का आदमी चाहिए ही नहीं। उसे चाहिए ऐसा आदमी जो पूरे जिले को क्या संभाल पाए, मैनेजमेंट कर पाए। तो देखो ये पूरा मैनेजमेंट का गेम चल रहा है तब से, मिनट मिनट की बात चल रही है, सेकंड सेकंड की बात। पीटी को छोड़ा, सीसेट को छोड़ा तो पीटी में क्वालिफाई नहीं हो रहा है, यहाँ क्वालिफाइंग को छोड़ा तो मेंस नहीं हो रहा है, और मेंस की बात करूं तो वहां भी एक क्वेश्चन को इतने मिनट, उस मिनट में भी इतने वर्ड, इतने, तो वो पूरा सेट कर रखा उन्होंने, इस हिसाब से नहीं बनाया। उन्हें चाहिए टाइम मैनेजमेंट वाला आदमी, ठीक है, स्ट्रक्चर मैनेजमेंट वाला आदमी चाहिए। ये पूरा सिलेबस उसी हिसाब से बनाया गया है। अब देख लोगे समय को कितना महत्व देते हैं आप लोग। वही आदमी चाहिए जो सच में समय का पाबंद है, डिसिप्लिन है, अनुशासित आदमी, जिसको है कि अगर हमें इस काम को करना है तो उतने समय में वो उसको कर दिखाए, उस टाइप का। समझे बात? तो पीटी में कितने पेपर? 2 पेपर, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव, एक पेपर क्वालिफाइंग, दूसरे के आधार पर मेरिट बनेगी। बाकी मेंस, मेंस में 1750 मार्क्स का मेंस आपको लिखना है, और ये कैसे है? ये जस्ट क्वालिफाइंग, समझे? अब देखो, अब बची बात कौन सी? साक्षात्कार की। हाँ हाँ, अभी कैसे मेरिट, अच्छा मेंस की मेरिट लिस्ट में, ठीक है, हाँ। वो तो वो आ जाता है वेबसाइट पे उनकी कि आपका इंटरव्यू स्टेट से रहेगा, सबका एक दिन नहीं होता है, अलग अलग कैटेगराइज करते हैं वो, कि इतने लोगों का इस दिन, इतने लोगों का, एक ही पैनल नहीं रहता है, कई पैनल रहते हैं, ठीक है, कई पैनल रहते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू कोई और बोर्ड ले रहा है, दूसरे का इंटरव्यू कोई और बोर्ड ले रहा है, डिवाइड कर देते हैं लोगों को। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस वो चेयरमैन के बोर्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कभी कभी चेयरमैन बड़े खूंखार टाइप के मिल जाते हैं, तो वो बिल्कुल पागल कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग बड़े अच्छे टाइप के होते हैं। ऐसे यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं, मैं गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने, पॉलिटिकल साइंस में। यूपी गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली थी, जो इनके डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, गजेस्टेड ऑफिसर रैंक की जॉब होती है वो, ठीक है। तो उसमें इंटरव्यू था, तो उसने कहा कि आपने क्या किया है, तो उसमें लिखा था कि पीएचडी की मैंने पॉलिटिकल साइंस में। तो उसने कहा कि किस सब्जेक्ट पे पीएचडी की, तो मैंने बताया कि इस टॉपिक पे पीएचडी की।
ग्लोबल एनवायरमेंट, तो वो कह रहा है कि इस सब्जेक्ट पीएचडी हो ही नहीं सकती, समझे। तो चेयरमैन था बोर्ड का, 5 लोग बैठे थे, तो वो कह रहा है कि इस टॉपिक पे पीएचडी हो ही नहीं सकती, आपने कैसे कर ली। अब बोलो क्या बोलोगे ऐसे। तो ये उस टाइप वो खूंखार टाइप का आदमी था। बाद में मैंने पता किया तो वो बीएचयू के प्रोफेसर थे और वो अपने यहाँ किसी को कुछ नहीं समझते। और उसने मुझे 22 मार्क्स दिए 30 में से, कितने 30 में से 22 नंबर दिए। और अगर यही 24 दे देता तो मैं सिलेक्ट हो जाता, ठीक है, क्योंकि रिटर्न में मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे। अब उसको नहीं पसंद आई मेरी बात, नहीं पसंद तो उसने 2 नंबर काट दिए, छोड़ो इसको, हटाओ, बाहर रखो इस आदमी। वो तो डिपेंड करता है कि कैसा आदमी सामने बैठा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही किस्मत बोलते हैं। यहाँ आप इस वजह से बाहर नहीं हुए कि आप में पढ़ने लिखने में कमी है, ये आपके सितारे जो है वो साथ। अगर वही जैसे जब आप ये वाला इंटरव्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें पढ़वाना कंपलसरी है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है, तो कैसा आदमी चाहिए, जो पढ़ाना आता हो। मुझे ये उम्मीद थी कि वो मुझसे पढ़वाएगा। उस बोर्ड में जिसमें मेरा इंटरव्यू था, उस बोर्ड में मेरे पहले हर आदमी से पढ़वाया, समझ रहे हो, बंद करो, मुझसे पहले हर आदमी को पढ़वाया, मुझसे नहीं पढ़वाया। मुझे ये उम्मीद थी अगर मुझसे पढ़वाएगा तो 4 नंबर एक्स्ट्रा देगा मुझे, मैं पढ़ा तो अच्छा लेता ही हूं ना। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4 नंबर एक्स्ट्रा। जैसे मैं गया, मैंने कहा ये कहेगा बोर्ड पे जाओ, उसने कहा बैठो, मैंने कहा बस बाहर हो। मैं समझ गया था कि मैं बाहर हूं 100%। और उसने मुझसे बात करना सीधा शुरू कर दिया, अच्छा क्या पीएचडी करी, ये वो, और उसने टफ से टफ सवाल पूछे, नहीं पढ़वाया। इसको क्या बोलते हैं, किस्मत है ये, मुझसे ही नहीं पढ़वाया। और मेरे छोटे वाले भाई हैं, वो गए थे, उनसे तो कई मिनट पढ़वाया, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग था, लेकिन उनसे कई, उनको 27 मार्क्स किया था, कितना, तो जो 30 में से। जब मेरे और उनके इंटरव्यू के मार्क्स आए तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने कहा इसका मतलब मैं ज्यादा होशियार हूं। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरी किस्मत में जो है नौकरी थी नहीं, मुझसे पढ़वाया ही क्यों नहीं। मेरा तो मन हुआ जाते हुए बोलूं कि सर पढ़वा लो एक बार, लेकिन उसको नहीं पढ़वाना था, ठीक है जो भी है। अब हाँ, हाँ उतार तो गुस्सा, हाँ वो उतार बिल्कुल कर सकते हैं, आदमी ही तो। अब देखो इंटरव्यू कितने नंबर का होगा बोलो, हाँ 275, ये होगा कितने मार्क्स का, और मेंस कितने का होगा, ज्यादा कहाँ है, ठीक है, मेंस 1750। अब सोचो कि ज्यादा मार्क्स कहां पा सकते हो, और लोग कहते हैं कि मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया। नहीं समझे बात, मेंस कितने मार्क्स का है, ये कितने का है, टोटल कितना हो गया, 5, तो 2025 ना। अब देखना इसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, 150, 160, 170, 180, 190, इससे ज्यादा क्या ही देगा, पूरे में से पूरे तो दे नहीं सकता बेचारा। यहां ज्यादा मार्क्स कहां पा सकते हो आप, यहां या यहां, मेंस में, समझे। 1750 में से 1000 भी ले आओ, कितने, 1750 में से 900 ले आओ, 1750 में किसी के 500 भी आ रहे होंगे, किसी के 400 आ रहे होंगे, किसी के 1000, किसी के 900, किसी के 850। कितने कितने नंबर का वेरिएशन आ रहा है, 2 2 3 300 4 400 नंबर का वेरिएशन आ रहा है। यहाँ कितने का आ रहा है, यहां से शुरू करेगा तो मुश्किल से 50 नंबर का वेरिएशन आएगा, ठीक है सबको। अच्छा सिलेक्शन अब बताओ यहां से होगा या यहां से होगा। और लोग कहते हैं इंटरव्यू से बाहर हो गया, वो इंटरव्यू से बाहर नहीं थे, वो असल में यहाँ काम ही नहीं किया उन्होंने, वो मेंस से बाहर थे। वो तो कुछ नहीं, वो तो बाहर है सब। कट ऑफ बनती है ना उसकी कि इतने कट ऑफ पे आपको अंदर लिया जाएगा, ठीक है, इतने कट ऑफ पे आपको अंदर लिया जाएगा, फिर वो सब लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जैसे कुछ लोग, जैसे मान लो कि ओबीसी के लिए उन्होंने कहा कि 750 नंबर जिसके होंगे मेंस में 1750 में से, उसको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये मिनिमम हुआ या मैक्सिमम हुआ, ये मिनिमम क्राइटेरिया हुआ ना। 750 ऊपर, 750 के ऊपर जिस जिसके मार्क्स हैं उसको हमने बुला लिया, किसके लिए, यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब ओबीसी कैटेगरी में जिसके 750 होंगे, किसी के 800 होंगे, किसी के 850, किसी के 840, किसी के 890, किसी के 900, ऐसे भी तो होंगे। एक के हैं 900 और एक के हैं 750, कितने नंबर का वेरिएशन, सीधा सीधा 150 का हो गया। अब ये सब लोग बुलाएगा इंटरव्यू में। अब 750 वाले को मान लो इतने इतने दिए, और 750 वाले को मान लो इसने 200 दे दिए, ठीक है, और 900 वाले को इसने मान लो 150 दे दिए, इसके मिला के कितने हो गए, ठीक है 1050, और 750 वाले के कितने हुए 950। बोलो फिर भी कौन आगे है, हाईएस्ट मिले
जो मेंस में सबसे कम था उसको हाईएस्ट दिए इंटरव्यू में, फिर भी वो बाहर है बेचारा। मान लो कट ऑफ गई 1000, तो ये 50 नंबर से कहा कि इंटरव्यू में मुझे अब क्या ही देता वो इंटरव्यू में। ठीक है, तो इंटरव्यू के मार्क्स से बाहर अंदर नहीं होते, इंटरव्यू के मार्क्स से रैंक ऊपर नीचे डिसाइड हो जाती है, समझे। लेकिन मेंस तो ऐसी चीज है क्योंकि मेंस में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पा सकते हो। और सिलेक्शन कहां से होगा, किस चरण से सिलेक्शन होगा, फाइनल। फाइनल सिलेक्शन आपका किस चरण से होने वाला है, ये। तो कहां काम करना है, पूरा फोकस कहां करो, मेंस की प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो। जीएस के 4 पेपर। अच्छा, पहले पेपर में क्या क्या आता है जीएस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, 3 चीजें आती हैं मेंस में। इसमें क्या क्या आता है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर। इसमें क्या आता है, इकोनॉमी, डिजास्टर, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, यहां आता है एथिक्स। अच्छा, मेंस में पीटी वाले सारे सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं हो गए, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हो गए। तो अगर हम मेंस की तैयारी करेंगे तो क्या पीटी की नहीं हो जाएगी। कुछ लोग केवल पीटी पीटी पढ़ते हैं, वो लोग हैं जो पीटी पास करके भी क्या रहेंगे, हमेशा बाहर रहेंगे। जो लोग मेंस पढ़ेंगे, मेंस में क्या इंक्लूड है, प्रीलिम्स, और जिसने मेंस पढ़ा वो ही आदमी पहुंचेगा लास्ट तक। तो लास्ट का मतलब लिस्ट में नाम, समझे। कुछ लोग केवल पीटी पे फोकस करते हैं, इसका मतलब है कि वो सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा एरिया छोड़ के चल रहा है। तो शुरू कहां से करो तैयारी, मेंस से शुरू करो, पूरा पढ़ो, कॉम्प्रिहेंसिव, इसको समग्र तैयारी कहते हैं, वो तैयारी करो। जब क्लास पढ़ाते हैं ना आपको, तो मेंस के क्वेश्चन लिखने के लिए देता हूं मैं, पीटी के क्वेश्चन से नहीं देता हूं। क्यों, जैसे हमने पॉलिटी पढ़ी, तो मेंस के क्वेश्चन लिखने के लिए क्यों देता हूं, कभी सोचा आपने। उसका कारण ये है, मैं चाहता हूं कि पहले आप क्या तैयार करो, उसके बाद पीटी जब 2025 में देना होगा तो वो 6 महीने में मिलना है कि सर आप पीटी देना है, तो 5 महीने पीटी तैयार हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और मुझे पता है कि पीटी सिलेक्शन, सोचो आपने 4 पीटी क्वालिफाई किए, कितने, और सिलेक्शन नहीं हुआ, बोलो आप कोई मतलब निकला उस तैयारी का, क्योंकि मेंस तैयार आपने कभी किया ही नहीं था। लोग पीटी तैयार कर लेते, पीटी निकाल के क्या बनाते हैं फिर, माहौल। यूपीएससी का मेंस दिया है, यूपीएससी का, अगर जो आदमी आपसे कह रहा है कि मैंने 3 बार यूपीएससी का मेंस दिया है, उससे कहो बात मत करो। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सिलेक्ट कैसे होना है। जिस आदमी ने एक पीटी 4 बार पीटी दिया, उसने मान लो 3 बार फेल कर गया, 1 बार निकला और फाइनल सिलेक्शन, बोलो हीरो कौन। लेकिन उसका सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि उसने कहां काम किया था, टीना डाबी का पीटी निकला, उसने ऑल इंडिया टॉप किया फर्स्ट अटेम्प्ट। क्यों, उसका पीटी तैयार होगा या मेंस, सीधी सी बात है। बस मौका ढूंढो पीटी निकलने का, और मेंस में सीधा सेलेक्ट, कहां फोकस करो। इसीलिए तो जो ऐसे आपको जो पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ाने का मतलब हवा में नहीं पढ़ा रहा हूं। मेंस का आंसर लिखने के लिए आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप मेंस तैयार करो, क्योंकि ये पता है कि कहानी यहीं से सिलेक्ट होगी। बस लोगों को लगता है कि सर ने मेंस का आंसर दे दिया, ठीक है हो गया। क्यों दिया, वो बात ये है, इसलिए आपको मेंस का, अब ये बात हर रोज नहीं समझाई जा सकती। तो जो आंसर लिखने के लिए देते हैं मेंस का, वो लिखो, उसको समझो, उसको कि क्यों लिखवा रहा हूं मेंस आपसे। क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपका क्या क्वालिफाइड होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 बार पीटी दिया और 6 के 6 बार निकाल लिया। सोचो, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जानने वाले। ओबीसी कैटेगरी में ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने 9 बार पीटी दिया और जिसमें से 7 बार पीटी निकला उनका। तो वो लोग उन्हें क्या कहोगे, क्या कहोगे उन्हें, बुद्धिजीवी, अक्लमंद, या फिर यूपीएससी को ना समझने वाले लोग। यूपीएससी को ना समझने वाले लोग हैं वो बेचारे। बात तो तब है, और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी बाद में समझ आती हैं, जब तक चिड़िया खेत में चुग चुकी होती है और समय निकल चुका होता है। लेकिन आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं एथिक्स के बारे में। ये पहले ये वाली बात समझ आ गई पूरी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब सिलेबस क्या करोगे, जाके यहां से ले लेना मेंस का सिलेबस, मेंस का, या जो प्रोस्पेक्टस होती है, या फिर गूगल से यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करो, वो आपका काम है। पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस, और वो कहां चिपकाओगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर टेबल और कुर्सी लगा रखा है पढ़ने,
बाकी लोगों ने क्यों नहीं है? कैसे पढ़ते हो फिर? आज ही टेबल कुर्सी लगाओ, अब पढ़ने का तरीका समझो। ये तो बात हो गई दूसरी। ऐसे कितने लोग हैं जिनके टेबल कुर्सी हमेशा साफ रहते हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी वजह से क्लास है कहीं और, फिर भी सुन लो कि मेरे रूम में एक बार एक सीनियर आए जब मैं तैयारी कर रहा था। तो आए तो घुसे, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे देखा मेरे रूम को, बैठ गए। चाय आए बनाओ, तो चाय आए। बोले पढ़ते हो? बोले नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ते हो, अच्छी बात है। मैंने कहा कैसे पता कि मैं पढ़ता हूँ? मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता, आप तो पहली बार आए हैं। मुलाकात भी एक ही दो हुई थी, उनसे बहुत ज्यादा बातचीत हुई नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे रूम को देख के मुझे समझ आ गया कि पढ़ते हो। तो मैंने कहा ऐसा क्या है रूम में? तो बोले कि सारी चीजें अपनी जगह है, जो भी है सो है, लेकिन ये जो पढ़ने वाली टेबल और कुर्सी है ये साफ सुथरी है। बोले जो चीज साफ सुथरी है, इसका मतलब है कि आप उससे रोज इंगेज्ड हो रहे हैं। तो उन्होंने ज्ञान दिया कि अगर किसी के रूम में जाना और पढ़ने की जगह, चाहे वो टेबल कुर्सी हो, चाहे वो छोटी सी चौकी हो या आपका बेड हो, पढ़ने की जगह किताबें अगर व्यवस्थित हैं तो वो आदमी पढ़ता है। और पढ़ने की जगह चूंकि टेबल कुर्सी है, उस पर कंघी पड़ी है, उसके कपड़े पड़े हैं, एक दो किताबें ऐसे फेंकी हुई हैं, वो आदमी नहीं पढ़ रहा। सही बात है ये। अपने अपने रूम का अंदाजा लगा लेना, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ठीक है। अगर आपके पढ़ने की जगह जो कि टेबल कुर्सी नहीं है, तो रखो उसको। प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए आपकी कि यहाँ क्या करना है, हमें पढ़ना है। ये साइकोलॉजी है। आप जब उस जगह जाओगे तो फिर आप पढ़ोगे बैठ के। और उस जगह को पढ़ाई के लिए रखो, और वो एक जगह साफ सुथरी लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं कि उसको साफ सुथरा करके रख दिया कि ठीक है रोज थोड़ा सा साफ कर दो ताकि कोई आए तो लोगों को लगे कि पढ़ रहा हो। माहौल नहीं बनाना है, ठीक है। हमें सच में पढ़ना है, क्योंकि देखा अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है ये। तो क्या करना पड़ेगा? तो टोटल तैयारी का मतलब क्या है? मेंस की तैयारी। और वो तैयारी कैसे करोगे, वो तो हम आपको क्लास में पढ़ाते ही हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पीटी का क्या एरिया है, मेंस का क्या एरिया है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, वो हम बताते हैं। क्लास के बाहर वाली बातों को डिस्कस किया आज। अब बताओ आपका क्या सवाल है, क्या कह रही है? लेकिन लोगों को भी पता होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हो? इथिक्स के बारे में। इथिक्स का एक पेपर होगा चौथा अपना, ये जो लिखा है ना हमने चौथा पेपर, ये इथिक्स का पेपर होगा। और इथिक्स में उसका मतलब होता है, उसमें है कि इथिक्स है, इंटीग्रिटी है आपकी, और एप्टीट्यूड है। इथिक्स में आपसे देखो, इथिक्स पहले तो इसमें जो इथिक्स पढ़ा क्यों रहे हैं आप बोलो? ये जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, उसका पढ़ाने का चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इथिक्स हो, सोशल साइंस हो, सोशल जस्टिस हो, गवर्नेंस, उन सब का इंपॉर्टेंस कहाँ है? जैसे गवर्नेंस में आते हो, मैंने बताया कि गवर्नेंस पढ़ा रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है आपकी नौकरी में। ऐसे इथिक्स का भी है। जैसे इथिक्स में आप चीज पढ़ाएंगे कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या पढ़ाएंगे? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब भावनात्मक मतलब कि इमोशनली आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे उसमें ये बताएंगे कि आपको अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है, ये पढ़ाया जाएगा आपको एथिक्स में। जैसे मैंने एक घटना बताई, मान लो कि वही बात कि एक्सीडेंट हो गया और कुछ हाथ पैर कटे हुए पड़े हुए हैं, और एक डीएम साहब गए और वहां जिम में हाथ डाले और वहां रोना शुरू कर दिया फूट फूट के। मान लो कोई लड़की है और वो डीएम बन गई और उसने देखा कि आईपीएस है, और उसने देखा कि कुछ लोगों के सर फूटे हुए हैं, वो रोने लगी, हे भगवान ये क्या है, खून से मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है, रोना आ रहा है, अलग बात है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक रूप से आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। उस समय आपको कैसा बिहेव करना है? एक अधिकारी की तरह, क्योंकि वहां मीडिया भी है, वहां 50 आदमी आपके पीछे खड़ा भी है। डीएम साहब बैठ के रोना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पीछे वाले कर्मचारी तो अपने आप ही रो देंगे कि क्या ही अधिकारी है, क्या ही आपकी वैल्यू रहेगी डीएम अधिकारी की। ये पढ़ाया जाएगा एथिक्स में आपको कि अधिकारी बने तो आपको क्या वहां चीजों को करना है और क्या नहीं करना। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो किस पर्सपेक्टिव में पढ़ाया जा रहा है? अधिकारी बन के क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। गवर्नेंस भी उसी पर्सपेक्टिव में है, पॉलिटी भी उसी पर्सपेक्टिव। और आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया, मान लो आप अधिकारी हैं और आप ऑफिस से 6 बजे लौट के घर आ रहे हैं, आपने 10 से 6 तक खूब काम किया, पूरे आपने लोगों को आज सेटिस्फाई कर दिया, जितने भी लोग थे सब। अब आपका बहुत थक चुके हैं और आप घर आ रहे हैं, और आप अपनी कार से आए, आपने देखा कि आपके बंगले के बाहर 10 लोग खड़े हुए हैं और बिल्कुल गांव के लोग हैं, तो रुकोगे या सीधे चले जाओगे? तो यही पढ़ाया जाएगा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सोच फ्यूडल सोच, सामंतवादी सोच नहीं होनी चाहिए, राजा महाराजाओं की सोच नहीं होनी चाहिए। कैसे सिविल सर्वेंट्स में, कैसे नागरिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए,
ये पढ़ाया जाएगा कि सिविल सेवा की मूल्य, नागरिक सेवा की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। एक अधिकारी हो तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। उसमें पढ़ाया जाएगा कि समानुभूति किसे कहते हैं। अगर एक अधिकारी बोलो, सोचो कि सिंपैथी है, एम्पैथी है, सहानुभूति, तो वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। उनकी समझ, कितना भी थका हुआ होगा, एक अधिकारी जो कि लोकतांत्रिक सोच का होगा वो रुकेगा, उनकी बात सुनेगा और उनसे कहेगा ठीक है आप अपना एप्लीकेशन देके जाओ, हम कल बात आना आप, तो कल इसको हम सुलझाएंगे। तो ऐसा अधिकारी अच्छा माना जाएगा। ये जो कहेगा हटाओ इन्हें, मुझे नींद आ रही है, सोने जाना है। एथिक्स में यही पढ़ाना है कि एक अधिकारी को कौन कौन से नैतिक मूल्य होने चाहिए जो उसकी सेवा में उसको एक अच्छा अधिकारी बनाते हैं। ये पढ़ाया जाएगा एथिक्स। जो भी पढ़ाया जाएगा वो कुल मिला के किस लिए? ताकि आप कैसे एक अच्छे अधिकारी बने। तो मतलब ये अधिकारी बनने और लवासना जाने से पहले की ट्रेनिंग हो रही है आपकी सब। इस बात को ऐसे मत पढ़ा करो कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। इसको इस बात से पढ़ा करो कि ये बातें अधिकारी बनने के बाद कैसे काम आने वाली हैं। इसीलिए ही पढ़ाया जा रहा है। आप गवर्नेंस में पढ़ा रहे ना कि सुशासन, ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व, तो वो कौन लाएगा? अधिकारी ही तो लाएगा। सब उसी पर्सपेक्टिव में पढ़ाया जा रहा है आप। इसलिए इसको बोरियत मत समझा करो सब्जेक्ट्स को। ये समझ लो कि आपको इन्हीं बातों को डील करना है वहां जाके अधिकारी। एथिक्स का मतलब है कि एक अधिकारी को कैसे नैतिक बनाया जाए। अच्छा बताओ, नैतिक अधिकारी अच्छा होगा या अनैतिक अधिकारी? तो एथिक्स आपकी जो चौथा पेपर है उसका मतलब है अधिकारी में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाए। हाउ टू डेवलप मोरल वैल्यूज इन अ सिविल सर्वेंट। यही है इस पेपर का उद्देश्य। और पूरे सिलेबस का उद्देश्य क्या है कि अच्छे अधिकारी आप कैसे। समझे पूरी कहानी? कुल मिला के क्या समझ आया टोटली? कहां तैयार करना है? मुख्य परीक्षा। तो सिलेबस डाउनलोड करना, पीटी का, मेंस का, एक बार दिखाना कहां से डाउनलोड किया है। ठीक है, रहता हूं मैं, तो आगे हम उस पर भी बात करेंगे कैसे उस चीज को समझो और कैसे उसको डील करो। अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, एक आध दिन सेशन रखेंगे जहां हम बात करेंगे सिलेबस पे। अभी तक हमने सिलेबस पे बात नहीं की, पीटी में क्या क्या सिलेबस है, मेंस का क्या क्या। अगले सैटरडे में फिर एक सेशन रखेंगे जहां पीडीएफ सिलेबस से आपको सिलेबस समझाऊंगा कि उसका क्या मतलब। जैसे आपने कहा सर एथिक्स में क्या पढ़ना है, वो यूपीएससी ने क्या लिखा है उस सिलेबस पे बात करें। ये तो हमने बात करी कि क्या चरण है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो बहुत शुरू में हमने बात की थी, इस सेशन को हम लोग, आप लोग चाहेंगे तो कंटिन्यू करते रहेंगे। अगले वाले इसमें समझेंगे कि सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है, क्या क्या लिखा है यूपीएससी। ठीक है, अगर एग्री रहोगे तो उस पर लिख देना कि अगला सेशन भी चाहिए। ठीक है, चलो।